दोस्तों, भारत में मेड इन इंडिया का नारा बहुत समय से दिया जा रहा है। चाहे वह मोबाइल फ़ोन हो, कारें हो या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स, हर जगह यह टैग दिख जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वाकई हर प्रोडक्ट पूरी तरह भारत में बना हुआ है। हाल ही में टाटा और एयरबस की डील सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि H-125 हेलीकॉप्टर भारत में बनाए जाएंगे और पहला हेलीकॉप्टर साल 2027 में रोल आउट भी कर दिया जाएगा। इसे मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है। सुनने में तो यह बहुत गर्व की बात लगती है, लेकिन इसकी असली कहानी कुछ और ही है। दरअसल भारत सालों से यही गलती करता आया है कि लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग, यानी किसी विदेशी कंपनी के डिजाइन और प्रोडक्ट्स को यहाँ जोड़ना। इससे आपको उत्पादन का अनुभव मिलता है, लेकिन R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की असली समझ नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पर हॉल ने दशकों में चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स बनाए, लेकिन जब असली समय आया तो हमें ALH, LCH और LOH बनाने में बहुत लंबा वक्त लग गया। इसका फायदा यह हुआ कि भारत ने अपनी तकनीक विकसित की, लेकिन नुकसान यह रहा कि हम बहुत पीछे हो गए। आज भी इंडियन आर्मी की जरूरतें पूरी नहीं हो पाई हैं। चेतक और चीता जैसे विंटेज हेलीकॉप्टर्स अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनकी तकनीकी हालत इतनी खराब है कि आए दिन इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें आती रहती हैं। अब सवाल यह है कि जब हमारे पास हाल का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH उपलब्ध है, जिसमें लगातार सुधार हो रहा है, तो हम फिर से एयरबस और H-125 जैसे पुराने हेलीकॉप्टर पर क्यों जाएं? अगर ध्यान दें तो H-125 कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है। दोस्तों, यह असल में सन 1974 से उड़ रहा है और पाकिस्तान पहले से इसका इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने भी इसी डिजाइन पर अपना Z-1 हेलीकॉप्टर बनाया है। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द फाइनेंस चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ फाइनेंस से रिलेटेड बातें करते रहते हैं जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द फाइनेंस चैनल। हाँ, यह एक रोबस्ट और प्रूवन डिज़ाइन है, लेकिन यह फ्यूचर की ज़रूरतों के हिसाब से अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडियन आर्मी की ज़रूरतें बहुत ही अर्जेंट हैं, क्योंकि उसे चेतक और चीता को रिप्लेस करने के लिए तकरीबन 1200 नए हेलीकॉप्टर्स चाहिए। अब इस प्रोग्राम में कहा गया है कि अगर बाहर से हेलीकॉप्टर लिया जाएगा तो कम से कम 1100 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। टाटा और एयरबस की डील इसी लॉजिक पर खड़ी है, लेकिन दिक्कत यह है कि यह मेड इन इंडिया नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कहा जाना चाहिए, क्योंकि जब तक भारत खुद R&D में पैसा और रिस्क नहीं लगाएगा, तब तक हम असली मेड इन इंडिया तकनीक के मालिक नहीं बन पाएंगे। इंडियन आर्मी का दबाव बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि उन्हें तुरंत हल चाहिए, लेकिन क्या हमें जल्दबाजी में एयरबस H-125 जैसे प्लेटफॉर्म पर निर्भर होना चाहिए, या फिर हाल को फास्ट चेक करके अपने LUH को आर्मी के लिए तैयार करना चाहिए? दोस्तों, यही असली लड़ाई है। विदेशी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग बनाम घरेलू रिसर्च और डेवलपमेंट। हाल के पास होम ग्राउंड का फायदा है और सरकार भी उसे सपोर्ट करेगी, लेकिन हाल के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान टाइमलाइन है। अगर हाल समय पर डिलीवरी नहीं कर पाया तो आर्मी मजबूरी में H-125 जैसे प्लेटफॉर्म की तरफ जाएगी। कुल मिलाकर टाटा एयरबस H-125 प्रोजेक्ट भारत के लिए एक मौका है, लेकिन साथ ही एक खतरा भी। मौका इसलिए क्योंकि इससे प्राइवेट सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव मिलेगा, लेकिन खतरा इसलिए क्योंकि यह प्रोजेक्ट हमारे घरेलू हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। अगर हम हर बार छोटी कमियों के चलते विदेशी प्रोडक्ट को प्राथमिकता देंगे तो हमारा खुद का LUH और IMRH कभी वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाएगा। और अगर हमने समय रहते हाल को मजबूती से सपोर्ट नहीं किया तो आर्मी को बार बार विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। दोस्तों, अब आपसे यह सवाल है कि क्या भारत को विदेशी कंपनियों के इस तरह के मेड इन इंडिया टैग पर भरोसा करना चाहिए, या फिर हमें अपने घरेलू प्रोडक्ट्स की कमियों को सुधारते हुए असली स्वदेशी रास्ता अपनाना चाहिए? दोस्तों, अब बात करते हैं इस दूसरी बड़ी खबर की कि हाल ही में एक ऐसी घटना हुई
जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तुर्की लंबे समय से रूस के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहता था। वजह साफ थी, पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की 3 बड़ी चुनौतियां हैं, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल। ग्रीस के साथ उसका दशकों पुराना विवाद है, साइप्रस को लेकर उसका लगातार तनाव बना हुआ है और इजराइल के साथ उसका रिश्ता कभी स्थिर नहीं रहा। तुर्की की सोच थी कि अगर ब्रह्मोस उसके पास आ जाए तो वह अपने दुश्मनों को डराकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। लेकिन यहाँ भारत ने वही किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भारत ने रूस से साफ कह दिया कि तुर्की को ब्रह्मोस किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। यह कदम बिल्कुल वैसा था जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई देश वीटो का इस्तेमाल करता है। भारत का तर्क बेहद मजबूत था। अगर तुर्की को यह मिसाइल मिलती तो वह इसे पाकिस्तान के साथ साझा कर सकता था और पाकिस्तान का मतलब है चीन। चीन अपने लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करके ब्रह्मोस का कॉपी वर्जन तैयार कर लेता। सोचो, जिस मिसाइल को भारत और रूस ने दशकों की मेहनत से बनाया है, वही अगर दुश्मनों के हाथ लग जाए तो भारत की पूरी सुरक्षा रणनीति खतरे में पड़ जाती। भारत यह खतरा उठाने को तैयार नहीं था और उसने सीधे तुर्की की राह को रोक दी। तुर्की और ग्रीस की दुश्मनी का इतिहास सदियों पुराना है। यह कहानी तब शुरू हुई जब ओटोमन साम्राज्य ने पूरे बाल्कन पर राज किया और ग्रीस ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उसके बाद से दोनों देशों के बीच अविश्वास बना रहा। 20वीं सदी में यह विवाद और गहरा हो गया जब साइप्रस का मुद्दा सामने आया। साइप्रस एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व तो बहुत बड़ा है। यहाँ ग्रीक और तुर्क दोनों समुदाय रहते हैं। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर सैन्य हस्तक्षेप किया और उत्तर साइप्रस पर कब्जा कर लिया। आज भी वहाँ तुर्की की सेना मौजूद है और यही वजह है कि ग्रीस और तुर्की के बीच लगातार तनाव बना रहता है। यूरोपियन यूनियन ग्रीस और साइप्रस के साथ खड़ा है, जबकि तुर्की अक्सर अकेला पड़ जाता है। ऐसे में अगर भारत ग्रीस और साइप्रस को ब्रह्मोस देता है तो यह सिर्फ हथियारों की डील नहीं होगी, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संदेश होगा कि भारत यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच का प्रतीक है। भारत ने इसे रूस के साथ मिलकर बनाया, लेकिन इसका निर्यात किसे होगा, इसका फैसला पूरी तरह भारत के हाथ में है। यही भारत की असली ताकत है। फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस देकर पहला बड़ा कदम उठाया। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए भारत ने फिलीपींस को सपोर्ट किया। अब वही हथियार अगर ग्रीस और साइप्रस को मिल जाता है तो तुर्की की हालत सोचिए। जिस हथियार के सपने देख रहा था, वही अब उसके दुश्मन के पास होगा। तुर्की की मीडिया और वहाँ की राजनीतिक लॉबी इस समय बुरी तरह बौखलाई हुई है। वे कह रहे हैं कि भारत ने जानबूझकर तुर्की को रोककर उसके दुश्मनों का साथ दिया है। लेकिन दोस्तों, यही तो डिप्लोमेसी होती है। अगर आप पाकिस्तान जैसे देश का साथ देंगे, भारत के खिलाफ बयान देंगे, कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में हमारी निंदा करेंगे, तो फिर भारत आपको ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी क्यों देगा? भारत ने यहाँ एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उसने तुर्की को सख्त संदेश दिया है कि ग्रीस और साइप्रस को भारत ने अपने पाले में लिया है और रूस को भी यह दिखा दिया कि असली फैसला भारत के पास है। यहाँ असली तस्वीर यह है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं है, नहीं सिर्फ निर्माता है, बल्कि अब हथियारों के जरिए पूरी दुनिया की राजनीति तय करने वाला देश बन चुका है। यही दोस्तों असली गेम है। ब्रह्मोस अब सिर्फ मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति और उसकी सैन्य ताकत का प्रतीक बन चुकी है। आज भारत के फैसले से तुर्की ग्रीस के समीकरण बदल रहे हैं और कल को यही ब्रह्मोस यूरोप और एशिया में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का यह कदम सही है? क्या ग्रीस और साइप्रस को ब्रह्मोस देकर भारत यूरोप में अपनी पकड़ बना पाएगा, या फिर इससे तुर्की के साथ रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे? दोस्तों, इन सवालों के जवाब तो हमें आने वाले समय में ही पता लगेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।